फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का जीके विद अजय में। और एनसीईआरटी क्लास 8 के जो हिस्ट्री का चैप्टर है 2, उसका 2 क्लिप मैंने लोड कर दिया है। तीसरा क्लिप आज है जो आगे पढ़ना है, टीपू सुल्तान शेरे मैसूर के नाम से। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे और जहाँ प्रॉब्लम होगा वो बताइएगा कमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। देखते हैं टीपू सुल्तान से। तो टीपू सुल्तान शेरे मैसूर के नाम से इसे जाना जाता है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया। सबसे पहले तो कंपनी आया था व्यापार करने, वो इस सब में पहले हस्तक्षेप नहीं किया। फिर धीरे धीरे वो किला बनाया, अपना यहाँ वर्चस्व बनाया भारत में। फिर आज ऐसा दौर आ गया है कि यह सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया है। तो दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। अब मैसूर जो है आपका दक्षिण भारत में है और वहीं से आपके टीपू सुल्तान और हैदर अली ये सब है। तो देखिए आगे है हैदर अली शासनकाल, इसका देखिए 1761 से 1782, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इसका शासनकाल 1782 से 1799। साथ साथ यहाँ देखते चलेंगे हैदर अली और इसी का पुत्र है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान तो हैदर अली का शासनकाल क्या है, 1761 से 1782, और इसका हो गया 1782 से 1799। ये क्वेश्चन कभी कभी आपका बीपीएससी में भी पूछ देता है और कोई भी एग्ज़ाम में पूछता है कि हैदर अली का शासनकाल या टीपू सुल्तान का जो शासनकाल था वो कब से कब तक है। तो ये ज़रा आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो हैदर अली और विख्यात उसके पुत्र थे टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर जो है काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार जो है मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदता था। और जो मालाबार तट जो है ये आपका भारत जो है भारत के दक्षिण भाग में है। भारत के दक्षिण भाग में मालाबार तट है। तो यहीं से जो मैसूर जो है क्या खरीदता था, इलायची और काली मिर्च। किस तट से, तो मालाबार तट से मैसूर जो है काली मिर्च और इलायची खरीदता था। सत्रह सौ पचासी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। मतलब निर्यात आयात के बारे में पढ़ाए थे, तो निर्यात मतलब यहाँ से नहीं जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1785 में क्वेश्चन दिया रहेगा कि टीपू सुल्तान ने कब बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी और काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, तो 1785 में। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी
कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। जो भी स्थानीय लोग थे, उन जो व्यापारी थे, उनको भी कंपनी के साथ काम करने के लिए रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो क्वेश्चन अगर कभी दे देगा कि भारत में कौन से ऐसे शासक थे अंग्रेज के समय जो फ्रांसीसी से उनका ज़्यादा संबंध बढ़िया था, तो टीपू सुल्तान। चित्र संख्या 9 में देखेंगे, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। ये चित्र किसने बनाया? तो डेनियल आर्म द्वारा। तो कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था। कंपनी के फौजों को, जो भी सैनिक थे, उसको हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार हराया था। 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। 1792 में मराठा, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया, बंधक के रूप में आपस में रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई गई है। तो देखिए, ये जो 1792 में जो एक युद्ध हुआ था, उसमें तो 1792 में जो युद्ध हुआ, उसमें टीपू सुल्तान को किस किस से लड़ना पड़ा? तो मराठों से, हैदराबाद के निजाम से और कंपनी की संयुक्त फौजों से। और इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनके 2 बेटों को बंधक बना लिया था। ये चित्र के अनुसार दिखाया जा रहा है। अब यहाँ हम लोग जो पढ़े हैं कि मदद से आधुनिकीकरण किया, सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज जो है आग बबूला हो गया। क्यों आग बबूला हो गया? क्योंकि 1785 में जो टीपू सुल्तान ने चंदन की लकड़ी, इलायची और मसाला, इसका निर्यात रोक दिया है उसके कारण। तो उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। किसको? अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। हैदर अली और टीपू सुल्तान को देख के लगता था कि ये लोग घमंडी और ख़तरनाक है और ऐसे राजाओं को कुचलना बहुत ही ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज का 4 बार जंग हुआ। देखिए, मैसूर का अंग्रेज के साथ जो युद्ध हुआ वो 4 बार हुआ। एक पहला हुआ 1767 से 69, दूसरा हुआ 1780 से 84, तीसरा हुआ 1790 से 92, चौथा हुआ 1799। तो इसमें हैदर अली थे। यहाँ भी हैदर अली 82 में मारे गए। उसके बाद 82 से फिर टीपू सुल्तान, फिर यहाँ टीपू सुल्तान, और लास्ट में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों का जो है 4 बार युद्ध हुआ। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। श्रीरंगपट्टनम जो है उस मैसूर, उस समय टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था। तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी
की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मतलब चौथा बार जो हुआ, मतलब दूसरे में पहला 4 बार जो युद्ध हुआ तो पहले और दूसरे में हैदर अली मारे गए, और चौथे में जो आखिरी है 1799 उसमें आपके टीपू सुल्तान मारे गए। क्यों? वो अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए, टीपू सुल्तान मारे गए। और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। टीपू सुल्तान की कहानी है जो जरा देख लेते हैं। तो राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्से में उनकी ताकत का खूब यशगान किया है। 1782 में मैसूर का राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक के मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गया। तो फिर भी टीपू ने निहत्थे शेर का मुकाबला किया। आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से ही उन्हें शेर मैसूर कहा जाता है। उनके राजसी झंडे पर भी शेर का तस्वीर है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसका निशान है? तो शेर का। तो अब देखिए चित्र संख्या 10 में यह एक टीपू सुल्तान का विशालकाय देखिए बनाया हुआ है कि खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर जो है लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट्स म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने इस खिलौने को अपने साथ ले गया। अब देखिए यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु पता चल गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799। सब नोट डाउन करते चलिएगा जो आप लोग को कहीं भी काम दे। आगे है मराठों से लड़ाई। अब है मराठों से लड़ाई। तो 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी जो है मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगा। 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526। और दूसरा कब हुआ? 1556। तीसरा हुआ आपका 1761। तो जब 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ तो इस हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाना मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। तीनों राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर जो है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे
अलग अलग राजवंशों के हाथ में सौंप दिया गया। ये थोड़ा देख लेते हैं कि जो तीन हुआ था आपका पानीपत का युद्ध, तो किसके किसके बीच में हुआ। तो ये हुआ आपका बाबर और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का आखिरी शासक था। दूसरा जो हुआ था ये आपका हुआ इसमें मुगल सम्राट अकबर के तरफ से था आपका, अकबर के तरफ से था आपका बैरम खां, और अपोजिट में थे हिंदू सम्राट हेमचंद्र, इसको हेमू भी बोलते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और तीसरा जो हुआ आपका अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तीसरा हुआ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो क्या हुआ, जब 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ, उसके बाद दिल्ली से देश का शासन चलाना जो है मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा जो था सर्वोच्च मंत्री, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पेशवा किसे कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। पेशवा मतलब हो गया सर्वोच्च मंत्री। पेशवा मतलब हो गया सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी मतलब हो गया राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था। पेशवा जो था क्या था, राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। पेशवा कहाँ रहता था मराठों के समय, तो पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। 18वीं युद्ध के समय महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो है ये आखिर दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी जो है ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध जो था 1782 में सालवाई का संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। सालवाई की संधि कब हुआ, तो ये आपका 1782 में हुआ। किसके किस बीच हुआ, मराठा और अंग्रेज के बीच। दूसरा जो हुआ अंग्रेज मराठा युद्ध, इसमें ये हुआ 1803 से 5 में। इसमें कई मोर्चों पर लड़ाई हुआ
और इसका भी नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि अंग्रेज मराठा के युद्ध के समय जो उड़ीसा और यमुना के बीच में उसके उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग को अंग्रेजों ने कब्जा किया, वो कब किया, किस युद्ध के दौरान? तो 1803 से 5 के दौरान। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। कब? 1817 से 19 में। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के स्थित बिठूर में पेंशन दे दिया गया, पेंशन के रूप में दे दिया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब आगे के क्लिप में हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्चता का दावा, फिर पढ़ेंगे हम लोग विलय नीति, और नई शासन व्यवस्था, कंपनी की फौज, और उसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्लिप में इसको ख़त्म कर देंगे। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुआ था, मराठा अंग्रेज युद्ध, इसमें 1782 में सालवाई की संधि और 1803 से 5 में जो आगरा और दिल्ली पर शासन, दिल्ली के अधिकतर भागों को, और फिर लास्ट में 1817 से 19 में इसमें इसको कुछ दिए, अंग्रेज मराठों को कुचल दिया गया 1817 से 19 में। और जो पेशवा थे, पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया पेंशन के रूप में। तो ये सब थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, और जो भी होगा और सुधार हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।